यहाँ पर Zn2+ जो बहुत ज्यादा है, इस Zn2+ वो जो ज्यादा है, इसे बैलेंस करने से, काउंटर बैलेंस करने के लिए इसके अंदर जो आपने KCl डाला है या KNO3 डाला है या अमोनियम क्लोराइड लिया या अमोनियम नाइट्रेट लिया या पोटेशियम सल्फेट लिया है, यहाँ से अब मुझे एक बात बताओ, इधर किस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है? कैटायन की। हाँ बेटा, तो इसे बैलेंस करने के लिए इधर से 2 Cl- आएंगे और क्या बना लेंगे? जिंक क्लोराइड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंप्लीट करने के लिए इधर किसकी आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? आपकी SO4 2- की। तो इधर कौन से आयन आ जाएंगे आपके? K+। इधर कौन से आएंगे? K+ और इधर कौन से आएंगे? C+। ये बात समझ में आई? ये इधर Cl- क्यों आया, इधर K+ क्यों आया? कोई पूछेगा नहीं आपसे, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, कभी आज तक रिकॉर्ड हिस्ट्री में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि बताओ कौन सा आयन साउथ ब्रिज से निकल के इधर आया। लेकिन पता होना चाहिए एज ए नॉलेज, अगर आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो। हाँ बेटा बोलो। यस सर। है ना, इधर कौन सा आया? Cl- आयन आया और इधर कौन सा आया? K+ आयन। क्यों आया? क्योंकि जिस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है उसके अपोजिट आएगा। अब यहां से ना कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपने सोल्ट ब्रिज के अंदर, सोल्ट ब्रिज जब आपने बनाया, आपने क्या NaCl ले सकते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर एक कंडीशन है, आप NaCl नहीं ले सकते। उसके पीछे की रीजन ये है कि जैसे आपने KCl लिया, अमोनियम नाइट्रेट लिया, यहाँ पर एक कंडीशन ये है बेटा कि जब भी आप कोई सोल्ट ब्रिज के अंदर कोई, अच्छा ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि टूटने वाले हैं। सिंपल सी बात मैंने बताया, इलेक्ट्रोलाइट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क होता है? जो टूट जाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट, जो नहीं टूटेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जब भी आप कोई आयन लोगे तो यहाँ पर जो कैटायन और एनायन है, यहाँ पर कैटायन क्या है? Na+ और यहाँ पर क्या है? Cl-। यहाँ पर जो ये दो आयन मिलने वाले हैं, इनकी मोबिलिटी, इनकी मोबिलिटी मतलब क्या बोलोगे? मोबिलिटी ऑफ कैटायन मतलब चलने की क्षमता, मूव करने की क्षमता, मोबिलिटी ऑफ सोडियम आयन मस्ट बी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयन। लेकिन ऐसा मिलता नहीं है, इक्वल नहीं है। तो होगा क्या? K+ तो इधर जल्दी, जैसे मान लो NaCl लिया होता आपने, सपोज करो आपने NaCl ले लिया होता यहाँ, तो होता क्या? Na+ तो जल्दी मूव कर जाता, सॉरी Cl- तो इधर मैं उल्टा लिख देता हूँ, इधर तो Na+ जल्दी मूव कर जाता, Cl- थोड़ा लेट आता, तो वो प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो पाती। बात समझ में आया बेटा? तो इसलिए हम ऐसा आयन लेते हैं। कोई पूछेगा तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट लेने प्रेफर करने चाहिए आपसे, सिर्फ मैक्सिमम पूछेगा तो ये पूछेगा कि आपको ध्यान रखना मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। एक कंडीशन और भी है, जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेने वाले हो वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं होना चाहिए वो पता लगे सोल्यूशन के अंदर जाके खुद रिड्यूस या ऑक्सीडेशन होने लग जाए या उसका खुद का रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हमेशा इनर्ट होने चाहिए। तो दो कंडीशन क्या है? एक तो इनर्टनेस होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की, कि वो उनसे ज्यादा रिएक्टिव ना हो, उनसे कम रिएक्टिव होना चाहिए। पहली बात तो उनसे कम रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आपने क्लोरीन गया वहां पर, तो क्लोरीन क्या करेगा? हो सकता है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हमें हमेशा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना जिसका खुद का, जिसकी खुद की रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पॉसिबल ना हो, उससे कम रिएक्टिव होना चाहिए जो आपने ट्यूब के अंदर लिया है, मतलब आपने जो सेल के अंदर लिया है। बस ये दो चीज ध्यान रखना। अब देखो यहां तक बात समझ में बेटा? बोलो बेटा जल्दी से। तो सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो एक बार जल्दी से फास्ट, फिर चलते हैं अपने कंसेप्ट पे। अब धीरे धीरे हम अपने काम पे आते हैं। सॉल्ट ब्रिज एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। ये एग्जाम में बोर्ड में भी आया हुआ है, गिव इट्स टू फंक्शन, गिव इट्स टू फंक्शन। तो आप क्या बोलोगे? इट इज एन इन्वर्टेड, आयुष बेटा समझ में आ रहा है? आयुष, आयुष गया। वरुण बेटा आप बताओ। आ रहा है भैया। आयुष के घर पे इंटरनेट की दिक्कत है क्या कोई? मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा डिस्कनेक्ट होता है, बार बार एक्सेप्ट करना आजकल बीमार है भैया, वो थोड़ा उसके सिर वगैरह में दर्द रहता है। अच्छा, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब which contain inert electrolyte। ये इनर्ट जरूरी है यहाँ पे, इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लाइक KCl, KNO3, पोटाशियम सल्फेट, और क्या ले सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड,
अमोनियम नाइट्रेट, इस तरीके से आप ले सकते हो एक्सेट्रा। और सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अगर अगर में, या दोनों का, या अलग अलग लेना चाहो अलग अलग ले लो, और जिलेटिन दोनों ही सेमी सॉलिड सब्सटेंस आप इनके अंदर को लेते हो। अब पूछ जाता है एग्जाम में इसका फंक्शन क्या है। तो पहली स्टेटमेंट, इट कंप्लीट दी सर्किट। इसके बगैर सर्किट कंप्लीट होगा नहीं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुक जाएगी उसी टाइम पे। दूसरी बात, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू सॉल्यूशन। इसे नोट करो बेटा जल्दी से, फिर चलते आगे। नोट किया बेटा? यस सर। दो बच्चे कौन नहीं है क्लास में? तो आयुष आ गया वापस, और कौन रह गया? और कौन नहीं है भाई क्लास में? तान्या, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, अब आती है, इसको एग्जाम में बोलते हैं इसे सेल रिप्रेजेंटेशन। इस कंसेप्ट को बोलते हैं कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप एक लाइन के अंदर। मतलब जो इतने बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इतना बड़े डिब्बे नहीं बनाएंगे वो, एग्जाम में कभी इतने बड़े डिब्बे बना के नहीं देगा आपको, सेल बना के नहीं देगा वो, आपको एक सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखेगा। आपको उससे खुद समझना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? कैसे, देखो अभी एक बार शॉर्ट में बनाता हूँ दोबारा से। यहाँ एक इलेक्ट्रोड ली मैंने जिंक की, क्या लिया मैंने इधर? जिंक की इलेक्ट्रोड ली। यहाँ क्या लिया मैंने? जिंक सल्फेट। दूसरा एक सॉल्यूशन लिया मैंने, यहाँ एक रोड ली, दूसरी क्या ली मैंने? यहाँ पर कॉपर सल्फेट। और यहाँ क्या लिया मैंने? कॉपर। मैं बार बार ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बेटा, ये रेफरेंस आप ना अपने दिमाग में एक बार जचा लोगे ना, तो आपको बार बार दिमाग में यही आएगा, और जिससे आपको समझने में भी और समझाने में भी कोई दिक्कत होगी नहीं। ये बल्ब बना दिया मैंने, देखो लेफ्ट साइड क्या बनाया मुझे कोई बता। देखो लेफ्ट साइड क्या बनाया मैंने? जिंक की रोड है बेटा, देखो इधर। हाँ बेटा, जिंक की रोड है तो जिंक लिखा, फिर बीच में एक डंडा लगाया। ये डंडे डंडे को किसके साथ लगाओगे? जिंक सल्फेट। एक्चुअली यहाँ पर सल्फेट का कोई काम नहीं है, तो हम सल्फेट भी नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? Zn2+। इसका मतलब ये होता है कि जो जिंक की रोड है वो किसके कांटेक्ट में है? जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में है। और काम क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। इस वजह से हम ये दिखा देते हैं। बात समझ में आई? इसके ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं। कंसंट्रेशन किसकी? इस सॉल्यूशन की। जिंक सल्फेट की 1 मोलरिटी थी, 2 मोलरिटी थी, कितनी कंसंट्रेशन थी? सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया 1m, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी यहाँ पर? 1m। ये मतलब इसका कंसंट्रेशन भैया दी जाती है? हाँ, दी जाएगी आपसे। अब बीच में दो डंडे लगाए, ये दो डंडे हैं सॉल्ट ब्रिज के। कोई आपसे पूछे ये दो डंडे किसके लगाए हैं? सॉल्ट ब्रिज के। क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ये किसके हैं? ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद मैंने कॉपर, ध्यान सुनना, अब मेरा यहाँ पर रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? कॉपर 2+ से कहाँ पे रिएक्शन हो रही है आपकी? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर में। और यहाँ किसकी रिएक्शन हो रही है बेटा आपकी? जिंक से किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका? Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिया? जिंक से जिंक 2+, यही तो लिखा है यहाँ पर। यहाँ क्या हुआ मेरा? कॉपर 2+ से कॉपर, तो यहाँ पर यही लिखूंगा कॉपर 2+ से कॉपर। और यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा कंसंट्रेशन। जैसे सपोज करो ये 2 मोलर का सॉल्यूशन था, तो 2 मोलरिटी लिख दूंगा यहाँ पर। सल्फेट का कोई काम नहीं था इसलिए नहीं लिखा हमने। ये बात समझ में आई? इसलिए ये वाला सेल क्या कहलाता है? रिडक्शन हाफ, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या कहलाता है ये? ऑक्सीडेशन हाफ सेल।
क्योंकि इस सेल में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और आधा सेल था ये, इस वजह से यहाँ क्या लिखेंगे हम, रिडक्शन हाफ सेल। ये बात समझ में बेटा। और ये ऑक्सीडेशन किस तरफ लिखा हमने, एनोड पे। ये काम किस पर हुआ, एनोड पे। ये किस पर हुआ हमारा, कैथोड पे। और ये खुद कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। ये कैसा होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए मैंने आपको लोन याद कर लो, LON, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लोन याद कर लो, दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा लोन। क्या मतलब हो जाएगा, राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव, RRCP ऐसे याद रख सकते हो। बाकी एक याद कर लो, दूसरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बताओ बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भैया आगे। बोलो बेटा, किसी बच्चे को डाउट है तो। रिया बेटा, आपको समझ में आया? आगे भैया समझ। आ गया, ओके। रिया बेटा, आपको आया समझ में या कोई डाउट है अभी? आ गया भैया। वंश आप बताओ। वरुण आप बताओ। अभी देखो बेटा, अभी तक अगर किसी बच्चे को डाउट है ना, मेरे को दोबारा से पीछे ले चलो, मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब जो इसके बाद चलने वाला हूँ वो इससे जस्ट डिफरेंट होने वाला है। इसका यूज होगा, आप ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अच्छा देखो, इसलिए कई बार इसको एग्जाम में एक चीज और बतानी है मुझे आपको। अगर कुछ कई बार एग्जाम में अगर आपको ऐसे लिख दे ना, जिंक से जिंक सल्फेट, बीच में सल्फ बना दिया जाए और क्या लिख दिया जाए, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर भी वही मतलब, एक्चुअली यहाँ पर जिंक किस स्टेट के अंदर है, Zn+2 में है। यहाँ के ऊपर किस में है, +2। तो वही बात है। कई बार एक तरीका और भी होता है लिखने का। क्या होता है, जैसे एग्जाम में कई बार क्या लिख देते हैं आपकी, जैसे खासकर जब गैसेस लेते हैं ना, गैसेस लेते हैं कि H+ का, जैसे अगर हाइड्रोजन अगर रिडक्शन दिखाना हो कहीं पर मेरे को, या ऑक्सीडेशन दिखाना हो, तो सपोज करो मुझे हाइड्रोजन दिखाना है और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन दिखाना, तो कई बार हम क्या करते हैं, H+ को H2 ऐसे लिख देते हैं। और कई बार एक ब्रैकेट और लिखी मिलेगी, PT लिखा मिलेगा, प्लेटिनम, और फिर डबल डनर। तो ये अलग से क्या लिख देते हैं कई बार, वो इलेक्ट्रोड किसकी बनी हुई है। जब तुम्हें शी बताऊंगा ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वहां पर हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोड बनाते तो प्लेटिनम का यूज करें, तो कई बार प्लेटिनम PT लिख देते हैं ब्रैकेट में, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, अब दो टर्म यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। एक है EMF। प्लीज मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, दोनों डिफरेंस में बहुत काम है की है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, तो ये आपका फॉर्मूला मैं डिराइव करने वाला हूं कुछ समय के बाद, और इसको यूज करूंगा इस सारे कंसेप्ट को। ये सारा यूज होने वाला बेटा। ये आपका एक फॉर्मूला है जिसका बेस तैयार कर रहा हूं मैं बार बार आपके साथ। ये बेस तैयार कर रहा हूं, तो यहाँ पर ये E क्या है, E0 क्या है, ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ, तो प्लीज डाउट है दोबारा फिर पूछ लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, एक EMF टर्म पढ़ने वाले, एक पढ़ने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक टर्म और ले लेते हैं, काम करते हैं, तीनों टर्म को एक साथ लेते हैं, तीनों टर्म्स को एक साथ लेते हैं। एक टर्म है आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम सुना है इसका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में? हाँ अभी बेटा, तक तो नहीं सुना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में नहीं पढ़ा फिजिक्स में अभी तक ये? वो चल रहा है भैया, लेकिन अभी तक ये ऐसा कोई नाम आया नहीं है, स्टार्टिंग ही हुई है उस चैप्टर अच्छा, की। स्टार्टिंग हुई है। हाँ भैया। तीसरी टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान सुनना, तीन टर्म है, तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, और इसको हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। तीनों क्वेश्चंस को ना एक बार ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुनना, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, तीनों टर्म को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो इसे दूसरे तरीके से समझेंगे, फिर तरीका डायरेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आता है। देखो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मैंने आपको बताया था, ये दो टाइप्स का होता है, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या रिडक्शन या पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, कि वो इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में
रिड्यूस होना चाहता है तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन होता था तो उसका मतलब सॉरी, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो कितना ऑक्सीडाइज होना चाहता है या कितना रिड्यूस होना चाहता है, उसके रिस्पेक्ट में हमने दो टर्म्स दी थी, ठीक है। हालांकि हमारा जो सीरीज है वो प्योरली रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे है। अगर हाइड्रोजन से ऊपर है तो मतलब उसका क्या आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे है तो आपकी नेगेटिव में वैल्यू है। जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके। ये इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टी है। अब दो टर्म है, एक है ईएमएफ, एक है पोटेंशियल डिफरेंस। पता नहीं आप लोग कितना पता है, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि इन दोनों में फर्क ना, एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट से कोई करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे, मतलब कोई बिजली हम उससे निकाल नहीं रहे। जैसे एग्जांपल के तौर सर पे अगर मैं समझाता हूं, जैसे मैंने दो सर अगर बच्चों करंट नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हाँ होगा वही फिर? तो समझाऊंगा, वही समझाने वाला, ध्यान सुनो। यही तो फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, पोटेंशियल डिफरेंस में आपको देखो। चलो एक काम करते हैं, और बेसिक हो जाता हूँ, अगर आपने पूछा तो और बेसिक चलो बेटा ध्यान से देखना। आपके पास लेफ्ट साइड पे एक रोड है जिसपे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने की वजह से, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसे हम एनोड बोलते हैं। यहां पर इसके चारों तरफ जिंक 2+ की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, और यहां पर क्या हुआ था आपका, ऑक्सीडेशन हुआ था। ध्यान सुनना, क्या हुआ था आपका, ऑक्सीडेशन हुआ था। इसी तरीके से दूसरी रोड थी आपकी, दूसरी रोड पे आपका चार्ज था पॉजिटिव, लेकिन इस पे चारों तरफ क्या थे, सल्फेट आयंस बहुत ज्यादा थे, तो जिस वजह से इस पे चारों तरफ क्या था, नेगेटिव। अब प्लीज ध्यान से देखना, इस रोड पे क्या हुआ आपका, रिडक्शन। जैसे एग्जांपल मैं दूं, अगर मैं किन्हीं दो बच्चों को खड़ा कर दूं और मैं उन दोनों को बोलूं कि भाई देखो, मैं शक्ल देख के बताना चाहता हूं कि इनका, कि मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मैंने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे देखा, इस पे ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन रिस्पेक्ट पे देखा मैंने, इस पे रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने जब इन दोनों का म्यूचुअल हमने इनका क्या निकाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, उसे हम ईएमएफ बोलेंगे। इस दौरान ध्यान सुनो, ये इनका मैक्सिमम पोटेंशियल है। ध्यान सुनो, मैक्सिमम। अच्छा मुझे एक बात, जब चार्ज डेवलप हो जाता है, जब चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। एक बात, तो जब भी चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन है, कैपेसिटर में पढ़ा है ना, चार्ज के डिफरेंस से, चार्ज के सेपरेशन से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये पढ़ा आप लोगों ने। इसका मैंने ज्यादा कुछ यूज नहीं करना इस कंसेप्ट का, बाकी सिर्फ समझने लायक समझो सिर्फ इतना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक इस, ध्यान सुनो, जब तक मैंने यहाँ पर सपोज करो, देखो ध्यान सुनो क्या मतलब है, मैंने एक वायर कनेक्ट करी और यहाँ पर बल्ब लगा दिया। अभी मैंने इससे करंट ड्रॉ करना शुरू नहीं किया, मैं इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, इसका मैक्सिमम कितना होगा, उसे बोलते हैं ईएमएफ। उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ। इसे शॉर्ट में ई नोट सेल से डिनोट करेंगे। इसे हम शॉर्ट में किससे डिनोट करेंगे, ई नोट सेल से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ई कैथोड। ध्यान सुनना, ई कैथोड कैथोड, माइनस। ध्यान, पहले मेरी बात ध्यान सुनना। एक काम कर सकते हो आप, ध्यान सुनना, ई कैथोड, ये इसको काम करें, लेफ्ट साइड क्या लिया था हमने, एनोड, ई एनोड प्लस ई कैथोड। एनोड पे क्या हुआ था, इस बात को लिखते चले जाना, एनोड पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हुआ था, रिडक्शन। लेकिन जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो हमें सेम चीज से कंपेयर करनी होगी। ऐसा थोड़ी ना, 11th का बच्चा ले लो, 12th का बच्चा ले लो, तो मुझे दोनों चीज सेम लेनी पड़ेगी कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर जो ई नोट सेल की वैल्यू होगी आपकी, वो क्या होगी, ई नोट। अच्छा मुझे बताओ, ये फॉर्मूला याद है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू याद आप लोगों को। सर ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, जो हमने अभी बिजली निकाली नहीं है, उससे पहले ही निकाली। ये फॉर्मूला यूज करना, हमें इस इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इस फॉर्मूले से मतलब कुल मिला के। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस ऑफ, ध्यान सुनना, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसको अगर मैं आगे की तरफ ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ई नोट सेल इज इक्वल टू
ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन यहां पर जो ध्यान रखनी है ना, कैथोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और एनोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है। आपको एग्जाम में, ध्यान सुनो, अगर आपको एग्जाम में, मैं भी कैलकुलेट करनी सिखाता हूं, अगर मान लो एग्जाम में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे दिया ना, तो आपको पहले उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई ये बात या नहीं आई? एक क्वेश्चन देके समझाता हूं सिंपल। मैंने आपको बोला कि आपका एक सेल है, ध्यान सुनना, मैंने बोला एक सेल है, ए से ए प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, बी से बी प्लस में बी प्लस से बी में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने आपको बोला ई नोट ऑफ ए टू ए प्लस इज माइनस 0.82, बी प्लस टू बी इज प्लस 0.76 वोल्ट। तो मुझे ये बताओ ई नोट सेल की वैल्यू क्या है? फाइंड ई नोट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। तो ये 0.76 प्लस 0.82। पहले एक सेकंड रुको, पहले एक बार औरों को भी सोचने दो, फिर बताओ। हाँ बेटा, सॉल्व किया। अब देखो, अभी बेटा बहुत ध्यान सुनना आयुष, बहुत ध्यान सुनना, नहीं तो डाउट क्लियर होने वाली है आपकी। देखो सबसे पहले आपको चेक करना, मुझे ये बताओ ए क्या है, एनोड या कैथोड? बोलते जाओ जल्दी से। ए एनोड है, कैथोड है? एनोड। बी क्या आपका, कैथोड या एनोड? कैथोड। शाबाश। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। मुझे ये बताओ ए से ए प्लस क्या हो रहा है यहाँ पर इस स्टेटमेंट में, इस फॉर्मूले में देखो, ए से ए क्या हो रहा है? ए से ए प्लस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा पोटेंशियल दिया मुझे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस का साइन चेंज, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। प्लस का। तो मेरे को ये वैल्यू लेनी है पहली बात। तो सेकंड, या बी प्लस से बी क्या हो रहा है, जीरो है, बी के ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल मतलब मेरे को पहले ही से दिया गया। अब कैथोड की वैल्यू कितनी है, प्लस 0.76 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस 0.82। क्या आंसर आएगा? -0.4। माइनस 0.4। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये सेल काम नहीं करने वाला, क्योंकि ई नोट सेल की वैल्यू अगर, 0.06 आएगा। क्या बेटा? 0.06 आएगा। 0.06, ये लो जी। मतलब ये सेल हाँ, काम 0.6। ये सेल काम नहीं करने वाला, ध्यान सुनो, ये सेल क्या है, काम नहीं करने वाला। उसकी रीजन ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव है। क्यों नहीं करने वाला मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किस क्या रीजन है वो, कैसे पता चला मुझे देख के। मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे हाँ बताओ। मैंने बोला ए से ए प्लस की वैल्यू दी गई है आपको, प्लस 0.82। बी से बी प्लस की वैल्यू दी गई है। मैं आपको उस लेवल पे कराने वाला हूं बेटा जो आपके मतलब अच्छे खासे एमसीक्यू लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि किस कौन, बहुत सारे सेल की वैल्यू दे देंगे, बताओ सबसे ज्यादा बिजली किस वाले सेल से बनने वाली है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो अभी पहले सिंपल बताओ ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, बताओ भाई। इसमें एक कंसेप्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का और सॉल्यूशन प्रेशर का, उसे ना कभी बाद में फुर्सत में समझाऊंगा, जरूरत नहीं है, तुम्हारे लेवल पे नहीं है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है सच वो। लेकिन अगर समझ रहे हैं कभी मौका कि ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं हम, वो कंसेप्ट है, कभी फुर्सत में अलग से बिठाऊंगा। ऑनलाइन में समझाना बड़ा टेडियस टास्क हो जाता है समझाना वो। ऑस्मोटिक प्रेशर एक छोटा सा क्वेश्चन काम आ जाता है वैसे कभी कभी कभार कंपटीशन लेवल पे, तो समझा दूंगा कभी फुर्सत में। बताओ ई नोट की वैल्यू कितनी आएगी? शशिकांत आंसर बताओ बेटा इसका। 1.58 आएगी क्या भैया?
मैं तो वैसे तुम्हारे सामने बना के दे रहा हूँ, मेरे को वैल्यू पता नहीं। ई नोट क्या होता है? अभी आंसर बता बेटा इसका, पुलकित आंसर। अच्छा मुझे एक बात बता, ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल की, मुझे ये बता। अच्छा मैंने तुम्हें सेल तो दिया ही नहीं, ये लो, अब बताओ। अभी प्लीज सॉल्व कर बेटा इसे, नहीं तो बाद में बहुत परेशान होने वाला है। कर रहा हूँ भैया। हर्ष आंसर। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, एक बार दोबारा कनेक्ट कर लेना। भैया एक बात पूछनी थी। बोलो। बोलो। जैसे भैया ये सेल में तो हमें बी से बी प्लस दे दिया, और जो वैल्यू है उसके सामने अगर हमें बी प्लस से बी दे देते तो हमें माइनस का साइन चेंज करना पड़ता। अब सेल ठीक है। 1.58 है अभी आंसर। देखो अभी एक बार साथ के साथ सॉल्व करना जिससे नहीं हो रहा। मुझे ये बताओ, ए से ए प्लस ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, ये बताओ बेटा। ऑक्सीडेशन भैया। अभी आप बताओ बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देख कुछ नहीं तो जीरो इसके ऊपर, जीरो से प्लस जाना क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रीवा बेटा आप बताओ, ऑक्सीडेशन भैया। रीवा आप भी आंसर नहीं दे रहे। ऑक्सीडेशन भैया। ऑक्सीडेशन, तो ये जो वैल्यू दी गई है मुझे ऑक्सीडेशन की दी गई है, रिडक्शन की दी गई है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन की। पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन मुझे चाहिए किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल की, तो शाबाश। माइनस तो इसे जीरो माइनस में पॉइंट एट कन्वर्ट करेंगे, किसमें हो जाएगा? ए प्लस से ए, उल्टा कर देंगे इसे, लिखेंगे भी उल्टा ही, देखो ऐसे। ये ए भी कौन आ गया? हाँ भैया ए भी कौन है? आयुष है भैया भैया। आयुष 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 अच्छा वशिष्ठ। अच्छा अच्छा, चलो देखो इधर। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? -0.82 वोल्ट। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब चेक करते हैं बी से बी प्लस क्या है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन भैया। जीरो से प्लस जाना ऑक्सीडेशन, वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.76। तो ये प्लस 0.76 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी ये? ई नोट ऑफ बी प्लस टू बी। हमें ऑक्सीडेशन दी जाए चाहे रिडक्शन, वो होनी चाहिए रिडक्शन। ये रिडक्शन है तो ठीक है, नहीं तो कन्वर्ट करो उसे, किसमें देखिए +0.76 वोल्ट। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है? अब मेरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ई नोट सेल इज इक्वल टू
ई कैथोड ई माइनस ई कैथोड एनोड। माइनस ई एनोड। अगर आपको ये निकालना है ना बेटा, आपको आधे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, क्योंकि उस फॉर्मूले में जो ये ई नोट है ना वो यही है, 0.0591 से पहले ना वो यही है। आधी गलती तो यही कर जो दोगे अभी हम आप। निकाल रहे हैं वो भैया। हाँ, वो ई नोट यही है, ठीक है। अब मुझे बताओ ई नोट ऑफ, अच्छा ये वैल्यू किसकी लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की, इसलिए मैंने पहले रिडक्शन में कन्वर्ट कर लिया उसे। अच्छा मुझे बताओ कैथोड पे क्या हो रहा है, बी, हाँ कैथोड पे भैया क्या है, बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, 0.76 0.76 वोल्ट, माइनस एनोड पे क्या हो रहा है मेरा, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस अब 0.83। माइनस एक माइनस पहले से एक माइनस और आ गया, तो प्लस हो 0.82। जाएगा भैया, हाँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.58। 1.58। ये इसका आंसर है। ईमानदारी ठीक से है बताओ किस भैया। बच्चे को समझ में नहीं आया अभी भी, ईमानदारी से बताओ प्लीज, ईमानदारी से अपने आप देखो, अपने साथ जितना ईमानदारी से रहोगे ना उतना फायदा है। अपने साथ ईमानदारी रखो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा फिर बोल दो, मैं एक घंटे की क्लास सुबह ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, 2 घंटे कर लूंगा, लेकिन इतना करेंगे जितना समझ में आ जाए, इतना नहीं ऑनलाइन में, ये नहीं कि सिलेबस भगाना नहीं है, बहुत आराम से कर रहा हूँ मैं, बहुत आराम से, बेसिक, पहले बहुत ज्यादा बेसिक कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ अभी भी। दोबारा से फिर शुरू कर देता हूँ इस टॉपिक को, अगर बोलोगे जितना अभी तक पढ़ा दोबारा से फिर रिवाइज करा देता हूँ, अगर बोलोगे तो जितना अभी तक पढ़ा है पूरा चैप्टर दोबारा रिवाइज कर लेंगे, मैं अभी भी फिर कह रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज, और ये मत सोचो कि उसने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूँ, भैया कुछ बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन बोलना पड़ेगा आप लोगों को। देखो बेटा आगे, अगर फिर भी डाउट हो पूछ लेना। ओके आगे देखो, अब ध्यान सुनना, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमने ईएमएफ पढ़ लिया, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंस है जब आपने उससे करंट निकालना शुरू कर लिया, मतलब जब आपने उससे बिजली के तार लगा दिए, आप सिंपल इतना समझो। क्या बोलोगे इसके, कोई पूछे ये क्या है, सिर्फ इतना फर्क होता है, इट इज द डिफरेंस, जब बोलोगे क्या बोलोगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक कंसेप्ट है, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे ने मतलब अगर बुक वगैरह प्रदीप वगैरह फॉलो करे तो वहां हो सकता है सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ कंसेप्ट दे रखा है, उसे कभी फुर्सत में समझा दूंगा, उसका यूज नहीं है कोई हमारे, ऐसा यूज नहीं है उसका, लेकिन उसे समझा दूंगा जब ऑफलाइन क्लास चलेंगी, कि कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, अगर कोई बच्चा फॉलो कर रहा है प्रदीप वगैरह को तो मैं समझा दूंगा उसे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कितने को समझ में आएगा पता नहीं। ठीक है, तो जब आपने क्लोज सर्किट, कोई आपसे पूछे ईएमएफ क्या है, आप बोलोगे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट क्या था, ओपन। कोई आपसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट क्या था, क्लोज था। बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा। हाँ तो भैया। कोई आपसे पूछे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क डन है। अच्छा पोटेंशियल होता क्या है, चार्ज को मूव करने में कितनी एनर्जी लगी, सिंपली ये एक एनर्जी है ना, तो कैसे निकालोगे आप इसे, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अगर ये पिछले साल 11th में थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, Q इंटू वी होता है, मुझे ये बताओ, Q इंटू वी, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है ये फॉर्मूला, नहीं भैया। नहीं पढ़ा है फॉर्मूला, पोटेंशियल क्यू वी का फॉर्मूला, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक में है भैया। बेटा ये, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ फॉर्मूला वहीं पे है, ये बिल्कुल 100% मान नहीं सकता मैं ना हूँ, जब आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आते हो है भैया, तो है। कितना कितना ज्यादा चार्ज होता है, तो ये है फॉर्मूला, ऐसा कैसे हो सकता ना हो, तो ये फॉर्मूला वही है। देखो इधर केमिस्ट्री में मैक्सिमम वर्क डन का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी, क्या मतलब होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, समझ में बात आई, इस एनर्जी को क्या मतलब है समझते हैं, हमने एक रिएक्शन करी कॉपर से, सॉरी जिंक से कॉपर 2+ की जब रिएक्शन हुई तो क्या बना हमारा, जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ और कॉपर में कन्वर्ट हो गया,
इस दौरान मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेल है वो गर्म हो जाएगा। जब अगर आपने एक ही रोड के अंदर रखा होगा तो आपका सेल गर्म हो जाएगा। मतलब क्यों हुआ? क्योंकि प्रोसेस क्या, एक्सोथर्मिक। ये एनर्जी, इस एनर्जी को निकालना, मतलब एनर्जी मतलब आपका वर्क डन। हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में चार्ज किसके बराबर होता है? हाँ बेटा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? क्या एन इंटू फेराडे आई टी होगा। एक फॉर्मूला और भी तो होता है कि चार्ज कितना हुआ। अच्छा मुझे बताओ, एक कूलम, भाई मुझे एक बात बताओ, अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, एक फेराडे होता है चार्ज, 1 × 1 हाँ फेराडे। भैया। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से चार्ज ट्रांसफर होता है, हम क्या बोलेंगे? 2 × फेराड, 2F। हाँ भैया। अब मान लो n मोल ट्रांसफर हुए, पता नहीं कितने हुए, तो क्या हो जाएगा? ये n इंटू NF। एफ, NF हो जाएगा। तो Q का फॉर्मूला क्या आपका यहाँ पर? Q इज इक्वल टू NF। बताओ मुझे, ये बात समझ में आई? यहाँ पर जो V है उसे मैं डिनोट करता हूं E स्टैंडर्ड। अगर मैं सेल की बात करूं तो E सेल से डिनोट करूंगा, E सेल से डिनोट करूंगा। बोलो बेटा, मतलब जो ये पोटेंशियल V लिख रहा हूं ना मैं यहाँ पे, पोटेंशियल V, इसको हम केमिस्ट्री में E से डिनोट करते हैं, E। और सेल का है तो E सेल ही देते हैं। ये मतलब है। क्या मतलब है? दोबारा देखो, वर्क डन को हम डेल्टा G से डिनोट करते हैं, हाँ बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये दोबारा बताओ मेरे को। आ रहा है भैया। आ रहा है? तो देखो इधर, तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनना, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उससे पहले मुझे ये बताओ, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? बताओ बेटा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसे लिख लो कहीं डिब्बा बना के। पूरी केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे, वहां भी काम आएगा ये। और ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया है। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब प्रोसेस कैसा? नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब नहीं होगा, कितना ही मतलब तुम कुछ भी कर लो, सेल काम नहीं करने वाला। और डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो सकती है, वो होगी इक्विलिब्रियम। सेल तो अभी भी काम नहीं करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम होगा, मतलब एक दोनों के बीच की स्टेट होती है। अब लिखो अगली स्टेटमेंट एक, अगर ई सेल की वैल्यू, ध्यान सुनना, अगर ई सेल की वैल्यू, ई नोट सेल की वैल्यू, नोट क्या अभी बताता हूं, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सेल स्पॉन्टेनियस होगा। अभी मैं आपको बता रहा था ना, ये सेल काम नहीं करेगा। क्यों? ई नोट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो काम करेगा, नेगेटिव आती है तो सेल काम नहीं करेगा। तो एग्जाम में ना सिंपल ये पूछ देते, बताओ ये सेल काम करेगा नहीं करेगा? और ये सेल की वैल्यू 0 हो तो इक्विलिब्रियम होता है। इसे नोट कर लो एक डिब्बे में, इस छाया चित्र, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसे लिख लो कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये। अभी हमने क्वेश्चन किया था, अभी हमने क्वेश्चन किया था, मुझे बताओ क्या ये वाला सेल काम करेगा? हाँ भैया। क्योंकि वैल्यू कितनी आई है? पॉजिटिव। अगर सेल पॉजिटिव। की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए मतलब ये सेल काम करेगा, ये सेल काम करेगा। नहीं भैया। इसे प्रूव करेंगे, अब कैसे नहीं करेगा। हमारा जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, मैक्सिमम नेगेटिव के साथ लेते हैं हम, ठीक है? तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, अब हमने पढ़ा क्या, वर्क डन को बोला डेल्टा जी। अच्छा एक टर्म और है, एक कई बार ना इस टर्म में हम जैसे ना एक टर्म यूज करेंगे, डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी, ई नोट सेल, ई सेल। इन तीनों में फर्क क्या है? ध्यान से सुनेंगे, इन तीनों में फर्क क्या है? डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी, डेल्टा ई नोट या ई, सॉरी ई नोट या ई,
जब भी किसी के ऊपर ये नोट लग जाए इसका मतलब है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्या मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन का? मतलब जब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 298 केल्विन हो और 1 मोलर कंसंट्रेशन हो आपके इलेक्ट्रोलाइट की। जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब आप कोई पोटेंशियल निकालोगे या कोई एनर्जी निकालोगे, उसे क्या लिखेंगे ऊपर? डेल्टा जी। अब ये डेल्टा जी क्या है? ये है गिब्स फ्री एनर्जी। एग्जाम में डायरेक्ट आता है कैलकुलेट दी गिब्स फ्री एनर्जी। इन सब के फॉर्मूले में कुछ भी फर्क नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क है, ध्यान सुनना मेरी बात। वर्क डन को मैं किससे डिनोट करता हूं? मतलब जो आपका वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन था, यूजफुल, एक्चुअली यूजफुल वर्क डन ना नेगेटिव होता है आपका बाय कन्वेंशन। तो ध्यान सुनना, मेरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या आया? Q इंटू वी था। Q को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? NF से। और V को किससे डिनोट कर दिया मैंने? E नोट सेल से। अगर मेरा डेल्टा जी नोट है, ध्यान सुना, अगर डेल्टा जी नोट है तो E नोट होगा। अगर NF अगर बिना नोट वाला तो E सेल होगा। मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बेटा, तो आपके काम का फॉर्मूला, अच्छा माइनस तो रह गया, माइनस हो रहेगा, आगे आएगा। ये आपको कोई पूछे ना ये क्या है, या बोलो कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी या रिलेशनशिप बिटवीन इसका मतलब भैया जो ये W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू वी है, इसकी दो वैल्यू है, ई नॉट सेल और ई सेल। हाँ, एक है स्टैंडर्ड, जब मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन थी, एक है विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन मैक्सिमम होती है वैल्यू, स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना ये चीज। अब देखो प्लीज ध्यान से सुनना, आपने पिछले साल एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं, क्या था? अच्छा मुझे पहले तो एक चीज बताओ, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, मेरा फॉर्मूला है। कोई पूछे ये क्या फॉर्मूला है सर? ये फॉर्मूला आपका रिलेशनशिप बिटवीन, आप चाहो तो लिख सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन यूजफुल वर्क को ही कई बार एग्जाम में ना यूजफुल वर्क लिख देते हैं। यूजफुल वर्क का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी ही है, ध्यान रखना। बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी, और ये कौन सी एनर्जी है? जो हीट की फॉर्म में निकली, जो हमने रिएक्शन करी, ये जो मैंने अभी इक्वेशन की फॉर्म में बताया था आपको, कहाँ गया वो? डिलीट कर दिया मैंने, ये एनर्जी, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी एंड ई नोट सेल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव आई है, सपोज करो -30 आई है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है भैया। क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो सेल कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब सेल काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था, अगर ई नोट की वैल्यू कैसी आए? नेगेटिव आई, ई नोट की वैल्यू क्या आए? नेगेटिव। इसकी वजह से डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। इस वजह से सेल काम नहीं कर रहा होता। रीजन ये नहीं है ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव है, रीजन ये है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से। समझ में आई ये बात? समझ में हाँ आई? भैया। तो अगर कहीं पर डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखी तो आप तब भी बता सकते हो कि सेल काम करेगा नहीं करेगा। अब ध्यान सुनो, अब एक रिलेशन है जिसे मैं डिराइव करने वाला, बहुत ध्यान सुनना। डेल्टा जी इज इक्वल टू, आपका एक रिलेशन होता है, ये आपने फिर वही कहूंगा 11th में पढ़ा थर्मोडाइनमिक्स में। डेल्टा जी में और डेल्टा जी नोट में क्या फर्क है? मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन से जब आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की, स्टैंडर्ड कंडीशन से, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे एक बात बताओ, आप जब ऑफलाइन क्लास पढ़ते थे एक स्टैंडर्ड कंडीशंस थी भाई, सब कुछ आपको कंफर्टेबल मोड मिला। अब ऑनलाइन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अगर मैं 100% देने की कोशिश करता तो हो सकता है किसी बच्चे को 100 से ज्यादा मिल रहा हो, किसी को 100 से थोड़ा बहुत कम भी मिल रहा हो, और मोस्टली कम वाले बैठे हैं, शायद मेरा अंदाजा बहुत कम है जिसे उतना ही उसी लेवल पे समझ में आ रहा होगा, जहां तक मेरा जो आइडिया है, जो मतलब मुझे लगता है। देखो तो ये फॉर्मूला होता है आपका, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट आर टी एल एन के।
ln k की बजाय आप यहाँ पर ln q लिख लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। आपको याद है मैंने आपको क्यू भी निकालना सिखाया है, इक्विलिब्रियम। पहले एक चीज को डिस्कस करते हैं, ये क्या आपका गिव्स फ्री एनर्जी। आपको होगा कि क्यों यूज कर रहे हैं। देखो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस का था, ये नॉन स्टैंडर्ड। टेम्परेचर आप कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। भाई टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया, आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस पे वैल्यू निकाल ली, अब आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, कंसेंट्रेशन इधर उधर कर दी, तो ln q वो काम करेगा। अब एक चीज को डिस्कस करते हैं, ये क्या आपका गिव्स फ्री एनर्जी है। स्टैंडर्ड लिख लो इसका, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। यहां R क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये वही R है जो आप R की वैल्यू मैंने आपको बताई है बहुत सारी, 8.314 करके, 0.821, 0.831, ये वैल्यू जो मैंने आपको लिखवाई थी, ये वही R है। ये भाई साहब वही है। कुछ याद आया इस R के बारे में? हाँ भैया। ऑस्मोटिक प्रेशर में हाँ जो आप जी, हाँ। यूज करते थे, ये वही R है। T क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर। अब बताइए ln क्या है। इस ln को बोलते हैं, अच्छा पहले समझते हैं ln क्या होता है। ln होता है आपका नेचुरल लॉग, लेकिन जो हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते थे, इसकी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं लॉग के अंदर, नेचुरल लॉग से लॉग में समझते हैं। ln q किसके इक्वल होता है, 2.303, ध्यान सुनो, log q के बराबर हो जाएगा। मतलब एक एक्स्ट्रा टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस टर्म का नाम है 2.303 log q। अब दिमाग में आएगा ये q क्या भैया, ये q है आपका रिएक्शन कोशिएंट। मैं आपको जिस सीक्वेंस में समझा रहा हूं ना, प्लीज उसी सीक्वेंस को मेंटेन रखना, क्योंकि स्कूल में ना आपको यही फॉर्मूला एक अलग टर्म्स की वजह से समझाया जाएगा। और मैं आपके साथ ना वादा करता हूं, अगर आपने स्कूल वाला फॉर्मूला अगर ध्यान रख लिया ना गलती से, कैथोड बाय एनोड, यहाँ पर टीचर क्या लिखवाते हैं, क्योंकि जगह कैथोड बाय एनोड या एनोड बाय कैथोड लिखवा देते हैं। इतने फॉर्मूले बन जाएंगे इसी चैप्टर के अंदर, इसी फॉर्मूले को मैं कम से कम 50 तरीके से लिख सकता हूं, और एक भी याद नहीं रहेगा अगर जिस टाइम की जरूरत होगी। एक फॉर्मूला ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, एक फॉर्मूला याद रखना, उससे उसी टाइम डिराइव कर लेना। हार्डली एक 30 सेकंड में ज्यादा बोल रहा हूं, 5 सेकंड भी ज्यादा लगेगी। फिर कह रहा हूं, रट्टे मत मारना, एनोड बाय कैथोड या कैथोड बाय एनोड मत याद करना, क्योंकि आपके इस फॉर्मूले में 4 टाइप के सेल होते हैं, कंसंट्रेशन सेल, इक्विलिब्रियम सेल और एक नॉर्मल सेल। तीनों के अंदर ये वैल्यू बदल जाती है आपकी, और फिर कंफ्यूज हो गए किस में एनोड बाय कैथोड था, किस में कैथोड बाय एनोड था, किस में ऊपर कौन था, किस में नीचे कौन था। इसलिए कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, जितना कह रहा हूं सिर्फ उतना ही ध्यान रखना। अब ये क्यू क्या है, मैंने आपको सपोज करो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है, मैंने कराया था क्लास के अंदर भी, कुछ ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहां पर के निकाला था, अगर याद हो तो। ये के ना, ध्यान सुनो, ये के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान सुनना, फिर बोल रहा हूं, ये के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और क्यू है रिएक्शन कोशिएंट। दोनों में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है, अगर आप इक्विलिब्रियम पे निकालते हो तो के लिखते हो, इक्विलिब्रियम के अलावा चाहे रिएक्शन बहुत ज्यादा आगे चल रही हो या रिएक्शन बहुत ज्यादा पीछे हो, उस केस में हम क्यू निकालते हैं। ये क्यू क्या होता है आपका, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, देखो ये सी, इसकी पावर सी, डी, डी रेज टू पावर डी, ए रेज टू पावर ए, और बी रेज टू पावर बी। इसे नोट करो, इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करने वाला हूं मैं बहुत ज्यादा, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, मत ध्यान, मतलब कोई ऐसी डराने वाली बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पहली बार पढ़ रहे तो डिटेल में थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे आ रही है चीजें। तो आपका फॉर्मूला कुल मिला के क्या बन गया, मैंने ln को किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग में, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 आर टी log क्यू। मुझे बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया?
आज इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा करूंगा तो कंफ्यूज हो गए, पूरा हो नहीं पाएगा। यहां तक नोट करो इसे। कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, बोलो बेटा। बोलो बेटा, करें क्लास एंड आज के लिए इतना ही।